हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और इसके पिछले वाले पार्ट भी आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर, जिनमें हमने पूर्ण रोजगार संतुलन के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीख ली है। इसके अलावा बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमने अपने पिछले वीडियोस में सबको कवर कर लिया है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो न्यून मांग से संबंधित होगी कि न्यून मांग का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसका क्या परिणाम होता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो सभी चीजों को समझने वाले इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे न्यून मांग का अर्थ क्या होता है। न्यून मांग, न्यून का मतलब होता है कम और मांग का मतलब होता है किसी भी चीज की डिमांड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट के अंदर किसी पेन को खरीदना चाहते हो, उस पेन को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी और आपकी इच्छा भी है, तो हम बोलेंगे कि आपको उस पेन को खरीदने की आपकी मांग है। तो मांग का मतलब हो गया डिमांड नॉर्मल भाषा में। न्यून का मतलब होता है कम। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई, यानी कि पूर्ति के कंपैरिजन में जब मांग कम हो जाती है तो उस समस्या को हम न्यून मांग कहते हैं। तो मांग कम हो जाए कभी भी अर्थव्यवस्था में तो वो न्यून मांग कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि मांग कब कब कम हो सकती है। तो जैसा कि हम सबको पता है, जैसे किसी पर्सन की इनकम है, आज के टाइम में वो 30,000 रुपये कमा रहा है, तो उसकी जो मांग होगी वो अलग होगी। और सपोज करो उसकी सैलरी कम हो जाए, यानी कि वो 10,000 रुपये कमाता है, तब उसकी जो मांग है वो और कम हो जाएगी। तो 30,000 के मुकाबले जब उसकी सैलरी 10,000 हो गई है तो उसकी जो मांग है वो पहले से कम हो जाएगी, तो न्यून हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है न्यून मांग का वो इनकम होती है, यानी कि आय होती है। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसको हम अभी वीडियो में समझेंगे। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति, यानी कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो जाती है। यहाँ पर ये साइन की मदद से आप इसको याद रख सकते हो कि जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड छोटा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम बोलेंगे कि ये न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त क्षमता है वो बची रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसके अंदर अभी 10 मजदूर काम कर रहे हैं। 10 मजदूरों की मदद से 30 बिस्किट के पैकेट का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल देखोगे कि टोटल जो पर्सन उसमें काम कर रहे हैं वो 10 मजदूर काम कर रहे हैं। 10 मजदूर प्रोडक्शन कर रहे हैं 30 बिस्किट्स का। तो 30 बिस्किट्स ये मार्केट में जा रहे हैं और ये बिक जा रहे हैं, यानी कि इनकी 30 की ही डिमांड थी मार्केट में और 30 के 30 ये बिक गए। तो यानी कि जितनी सप्लाई हो रही थी मांग उतनी हो रही थी। तो यानी कि अब जितने पर्सन काम कर रहे थे उतने ही काम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है अर्थव्यवस्था में, जो डिमांड होती है वो कम होने लग जाती है। अब जैसे सपोज करो इस कंपनी में 10 आदमी काम कर रहे थे। अब जिन्होंने प्रोडक्शन किया दोबारा से 30 बिस्किट का, लेकिन अब की बार जो 20 ही बिस्किट है वो बिक पाए हैं। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 30 के 30 बिक गए, तो 0 पैकेट इनके पास में बचे। दूसरी सिचुएशन ऐसी है ना कि दूसरा साल आया, जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो 30 बिस्किट के पैकेट का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। अब 20 बिस्किट के पैकेट ही बिक पाए मार्केट के अंदर, तो 10 जो पैकेट है बिस्किट के वो बिना बिके रह जाएंगे। अब जो इनके मालिक होते हैं वो सोचेंगे कि अब जब मेरे पास में पिछला स्टॉक ही बचा हुआ है तो इन 10 लोगों को काम पे रखने का क्या फायदा। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो पिछले 7 आदमियों को काम पे रख लेता हूँ, 3 आदमियों को निकाल देता हूँ। तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, 7 आदमियों को काम पे रखेगा, 3 आदमियों को काम पे से निकाल देगा। अब 7 आदमी की मदद से जो 20 बिस्किट का पैकेट है उनका प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर डिमांड भी 20 की है। तो ये वाली सिचुएशन है जहां पर सप्लाई कम कर दी हम लोगों ने। सप्लाई कम होने के बाद में डिमांड की वो बराबर हो गई है। तो लेकिन यहाँ पर हमने इससे पिछले वाली वीडियो में समझा था एक टॉपिक कि अल्प रोजगार संतुलन, यानी कि संतुलन कब प्राप्त होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन तब प्राप्त होगा जब एडी और एएस बराबर होगा। जब एडी और एएस बराबर हो और पूरे लोगों को काम मिल रहा हो, यानी कि कोई भी पर्सन है वो बेरोजगार नहीं घूम रहा है, तब वो पूर्ण रोजगार संतुलन होता है। इसके अलावा अगर एडी और एएस बराबर है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, यानी कुछ लोगों को काम नहीं मिला है, तब वो अल्प रोजगार संतुलन होगा। तो जो पहली वाली सिचुएशन है, अर्थव्यवस्था में जितने आदमियों को काम की जरूरत है उनको काम मिल रहा है और एडी और एएस दोनों बराबर है,
तो ये वाली सिचुएशन पूर्ण रोजगार संतुलन की है। जो दूसरी वाली सिचुएशन है जहां पर कुछ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, यानी कि उनको काम पे से निकाल दिया है क्योंकि डिमांड कम होने लगी है। तो जब डिमांड कम हो गई तो फिर हमने सप्लाई भी कम कर दी, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई तो दोनों बराबर हो गई दोबारा से, तो यानी अर्थव्यवस्था तो अपने संतुलन स्तर पर आ गई है। लेकिन जो कुछ लोग हैं उनको काम पे से निकाल दिया, यानी कि वो बेरोजगार हो गए 3-4 लोग। तो इसी तरह से जो यहाँ पर संतुलन प्राप्त होगा वो अल्प रोजगार संतुलन प्राप्त होगा। तो न्यून मांग की वजह से, यानी कि जब भी मांग कम हो जाती है तो लोगों को काम पे से निकाल दिया जाता है कि अभी तो पिछला ही माल बचा हुआ है। जब पिछला माल बचा हुआ है तो जो ठेकेदार होता है, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम इनको घर से पैसे थोड़ी देंगे, तो वो क्या करेंगे, जितने उनके यहाँ पर वर्कर होते हैं उनमें से कुछ परसेंट को निकाल देते हैं कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास में पिछला माल ही बचा हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब पिछले मजदूरों को निकाल देते हैं और उसकी वजह से जो न्यून मांग की समस्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो न्यून मांग का मतलब होता है जब मांग कम हो जाती है। मांग कम होने के कारण जो अर्थव्यवस्था में कुछ लोग होते हैं उनको काम पे से निकाल देते हैं। जब वो लोग काम पे से निकल जाएंगे तो हम बोलते हैं कि मार्केट के अंदर अर्थव्यवस्था में एएस और एडी तो बराबर हो गए, लेकिन ये अल्प रोजगार संतुलन है। तो ये पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं होता है। तो न्यून मांग की वजह से अगर क्वेश्चन है कि क्या समस्या आती है, सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है, इसकी वजह से अल्प रोजगार स्तर पर संतुलन प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जो संतुलन मिलेगा वो अल्प रोजगार स्तर पर मिलेगा, पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं मिलेगा। किसी स्टूडेंट को अल्प रोजगार, पूर्ण रोजगार संतुलन, ये दोनों टर्म समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पूरी कंप्लीट इसके बारे में बात करी हुई है कि अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। आप वहां पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये वाला टॉपिक है जो इस पर ही रिलेटेड है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता बची रह जाती है। यानी कि जो लोग हैं वो अभी भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जबरदस्ती काम पे से निकाल दिया है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। तो जो ये वाला पॉइंट है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता बची रह जाती है और इसके कारण अल्प रोजगार स्तर पर संतुलन प्राप्त होता है। यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन तब प्राप्त होता है जब 10 के 10 लोगों को काम मिल रहा था, और अल्प रोजगार संतुलन तब प्राप्त होता है जब कुछ कम लोगों को काम मिलता है। अल्प रोजगार का मतलब भी पता लग रहा है नाम से कि अल्प मतलब होता है कम, रोजगार मतलब जो रोजगार काम करने चाहते हैं लोग। तो अल्प रोजगार मिलेगा जब कम लोगों को काम करने के अवसर मिलते हैं और एडी और एज दोनों बराबर तो हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसका हमने टॉपिक समझ लिया है। अभी हम इसका वो देखेंगे कि इसका जो वक्र होता है वो कैसे बनता है। हमें पता है जब भी हम इसका वक्र बनाते हैं, एडीएस वक्र, तो जैसे पिछले वीडियोस में बनाया वक्र वैसे इस वाली वीडियो में भी बनाएंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जीरो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब हमें पता है कि जो एएस का कर्व होता है, यानी कि जो समग्र पूर्ति का वक्र होता है, वो हमेशा जीरो ऑफ लेवल से स्टार्ट होता है और ये 45 डिग्री की सीधी लाइन होती है। ये ऐसा क्यों होता है ये हमने पिछले वीडियोस में भी समझा हुआ है, क्योंकि एएस और इनकम दोनों बराबर होती है, इसकी वजह से ये सीधी लाइन की तरह और 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा होती है। इसके अलावा जो एक्स अक्ष होता है, यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है, वो हमारी इनकम को या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी को शो करता है। इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी को हम जीडीपी लिखेंगे। यहाँ पर जो है वो एडी या एएस को लिखेंगे। आप ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, या इसके अलावा आप ये लिख सकते हो समग्र मांग और समग्र पूर्ति, क्योंकि जो वक्र है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति का ही बनता है। एडी का कर्व होता है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी किसी न किसी आदमी की कोई ना कोई जो कंजप्शन है वो जरूर होती है। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करेगा, तो कभी भी ये जीरो नहीं होता है उपभोग। अगर उपभोग जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब समग्र मांग भी कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो समग्र मांग को हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ से हमने बना दिया है। हम इसको पहले नाम दे देते, ये हो गया एएस का कर्व, जो ऊपर से स्टार्ट हो ये हो गया एडी का कर्व, यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं पी। हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अब आप देखोगे जहां पर एएस और एडी का कर्व एक दूसरे को टच करता है, ये होता है संतुलन बिंदु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एएस इज इक्वल टू एडीए, यह पूर्ण रोजगार स्तर, पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु है। पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु। अब ये पूर्ण रोजगार संतुलन मतलब क्या होता है? पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में सबसे पहले संतुलन का मतलब, अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर वो होता है जहां पर एएस और एडी दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एएस और एडी दोनों बराबर है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी लोगों को काम मिल रहा है जो काम करने के लिए इच्छुक है, यानी कि सभी को रोजगार मिल रहा है। अब जो दूसरी सिचुएशन हो जाती है न्यून मांग की सिचुएशन, जब मांग कम होने लग जाती है,
मांग कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो एडी का कर्व है वो अब नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है एडी पहले ऊपर से स्टार्ट हो रही थी। अब मांग कम हो गई तो इसका मतलब ये वक्र नीचे से स्टार्ट होगा। कोई पॉइंट मान लो, जैसे हमने मान लिया कि ये वाला कोई पॉइंट है, इसको नाम दे देते P1, कि अब एडी का कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर ये यहाँ से बनेगा एक सीधी लाइन, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो जाएगा AD1, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एडी है वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया? न्यून मांग की वजह से जो समग्र मांग है वो कम हो गई है। अब संतुलन यहाँ पर प्राप्त होता है, तो जो ये वाला बिंदु हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ये अल्प रोजगार स्तर संतुलन बिंदु है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको ऐसे डिनोट करना है जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को आपको लिखना है, ये अल्प रोजगार संतुलन बिंदु है। अल्प रोजगार संतुलन बिंदु। यहाँ पर अल्प रोजगार संतुलन को भी समझ लेते हैं। अल्प रोजगार का मतलब होता है जब कम लोगों को रोजगार मिलता है। संतुलन का मतलब होता है जहां पर एएस और एडी वर्ग एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि जब एएस और एडी दोनों बराबर होते हैं उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन पर है। अल्प रोजगार संतुलन का मतलब होता है कि एएस और एडी तो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को काम पर से निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पर अल्प रोजगार हुआ है। यानी कि जब कम लोगों को काम पर रखा जाए और उसकी वजह से भी संतुलन मिल रहा है तो वो अल्प रोजगार संतुलन होता है। अब अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि हमारा जो संतुलन स्तर पर जीडीपी है वो कितना है, तो पूर्ण रोजगार स्तर पर जो संतुलन होता है, तो अगर हम उससे एक सीधी लाइन ऐसे नीचे खींचते हैं, तो जो ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देते क्यू। तो ये जो पॉइंट है ये दिखाता पूर्ण रोजगार स्तर पर जीडीपी। इसके अलावा अगर इससे लाइन हम सीधी खींचते, अल्प रोजगार स्तर पर जो संतुलन बिंदु उससे सीधी लाइन खींचेंगे, इसको नाम दे देते Q1। तो जो ये Q1 है ये दिखाएगा अल्प रोजगार स्तर पर जीडीपी, जो Q है वो दिखाएगा पूर्ण रोजगार स्तर पर जीडीपी। इससे पिछले वाले वीडियोस में भी हमने वैसे इन सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, वो सारी वीडियोस आपको अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, जहां पर आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी बुक के अंदर एक और टॉपिक दे रखा है इसी डायग्राम के अंदर, कि जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो एरिया आपको दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है AD1 और AD के बीच में, ये गैप किस लिए हो रहा है? ये गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि AD जो है वो कम हो गया है। और जो ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों के बीच का, इसको ही हम नाम दे देते हैं न्यून मांग, यानी कि डेफिशिएट डिमांड। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ साइड में लिख के बता रहा हूँ कि ये हमारा न्यून मांग स्तर को दिखाता है। तो ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहले हमको अगर एक ग्राफ बनाना है यानी कि कर्व बनाना है, तो एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। जीरो एक पॉइंट है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एएस वक्र होगा। एएस वक्र हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, 45 डिग्री की एक सीधी लाइन। इसके अलावा जब हम एडी की बात करेंगे तो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, हमने कोई भी पॉइंट मान लिया वहां से एडी का कर्व बना लिया, जहां पर एडी और एएस दोनों बराबर होते हैं वो वक्र होता है संतुलन का बिंदु। अब कौन सा संतुलन है? ये पूर्ण रोजगार संतुलन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो जितनी सप्लाई है उसके बराबर ही हो रही है। इसके अलावा जब डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है खरीदने के लिए कोई भी सामान। इसके अलावा जो निवेश अर्थव्यवस्था में वो कम हो गया है या खर्चा लोगों का बढ़ गया है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम का मतलब एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व वो नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे से हमने कोई भी पॉइंट ले लिया P1, यहाँ से अगर हम ये वक्र बनाएंगे तो अब जो ये एडी और एएस का वक्र एक दूसरे को टच कर रहा था वो अब यहाँ से टच करेगा। तो जब हम यहाँ से एक सीधे, तो ये वाला जो वक्र हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी एडी और एएस दोनों बराबर है, यानी कि ये भी संतुलन बिंदु है। लेकिन ये अल्प रोजगार संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को काम पर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड कम होने की वजह से उनसे बोला जाएगा कि अभी तुम थोड़े दिन छुट्टी पर रहो, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं और हम इतने ज्यादा प्रोडक्शन करके करेंगे क्या। तो अल्प रोजगार संतुलन यहाँ पर प्राप्त होता है। अब एक बात आपको याद रखनी है, AD1 और AD1 हमने नए वाले एडी वक्र को बोला है जब जो मांग है वो कम हो गई है, और एडी जो ये पुराना वाला वक्र है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये ही न्यून मांग को दिखाता है, यानी कि ये ही दिखाएगा कि मांग कम हो गई है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अल्प रोजगार या पूर्ण रोजगार जीडीपी को बताओ, या अल्प रोजगार आय या पूर्ण रोजगार आय को बताओ, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पॉइंट पूर्ण रोजगार संतुलन का है उससे नीचे एक सीधी लाइन खींचकर जब हम लाएंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो पूर्ण रोजगार
जीडीपी हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट अल्प रोजगार संतुलन बिंदु से सीधे-सीधे हम खींच के लाएँगे वो अल्प रोजगार संतुलन पर जीडीपी को शो करता है। तो ये पॉइंट्स आपको लिख कर आने, अच्छे से एक्सप्लेन करके आने। इसके अलावा जब इसको आप पढ़ने के बाद में बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है और बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे-कैसे चीज़ों को लिख कर आना। बुक के अंदर जो भी लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत हार्ड है, लेकिन आप अपने बनाया हुआ भी लिख कर आ सकते हो, जैसा मैंने आपको समझाया है या जैसा आपको समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स बनाकर भी लिख कर आ सकते हो। तो यहाँ पर न्यून मांग क्या होती है उसको हमने समझ लिया है, पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन बिंदु को भी देख लिया है, अल्प रोजगार स्तर पर भी संतुलन बिंदु को देख लिया है। इसके अलावा जो न्यून मांग होती है उसको कैसे दिखाना होता है वक्र में, वो भी हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि जो न्यून मांग होती है उसके क्या कारण होते हैं, और अभी हम ये भी देखेंगे कि न्यून मांग की वजह से अर्थव्यवस्था में इसका क्या परिणाम होता है। तो अभी हम देखेंगे न्यून मांग के क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि किन कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ हम देखेंगे न्यून मांग के क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं, यानी कि जब लोग सामान को खरीदना कम कर देते हैं, सामान की मांग को कम कर देते हैं, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप इकोनॉमिक्स को समझोगे तो सबसे पहले उसको इजी टर्म्स में समझने की कोशिश करो। इजी टर्म्स में समझोगे तो उसके बाद में आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर न्यून मांग है, तो न्यून मांग समझना या उसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप न्यून मांग की जगह पर समझोगे कि कम मांग की बात हो रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आसानी से लिख भी सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि कम मांग के क्या क्या कारण है, यानी कि मांग कम कब कब होती है, तो जब कभी भी उपभोग व्यय में कमी होती है। अब उपभोग व्यय को अगर समझने में दिक्कत लग रही तो आप इसको याद रखो कि जब लोग उपभोग के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसको कम कर देते हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले एक पर्सन है जो एक दिन में एक बिस्किट खाता था, वो अपना उपभोग कर रहा है, तो अब वो पहले क्या करता था, एक दिन में एक उपभोग करता था बिस्किट का पैकेट। अब उसके पास में थोड़ा बहुत पैसा कम हुआ तो वो एक बिस्किट के पैकेट को 3 दिन तक चलाता है, यानी कि अब वो पहले एक दिन में एक बिस्किट खाता था और 3 दिन में 3 बिस्किट खाता था, लेकिन अब उसके पास में पैसे कम हो गए तो वो एक बिस्किट के पैकेट को 3 दिन तक चलाता है। तो जब कभी भी निजी उपभोग व्यय में कमी हो जाती है, यानी कि लोग अपना उपभोग के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां से जो उनकी मांग हो जाती है वो कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि न्यून मांग होने लगी है। तो न्यून मांग का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब लोग उपभोग के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसको कम करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो न्यून मांग की समस्या उत्पन्न करने लग जाता है। सेकंड पॉइंट है जब भी निवेश व्यय में कमी होती है, यानी कि जब भी लोग निवेश करना कम कर देते हैं। हमें पता है इससे पहले जब हमने निवेश गुणक के टॉपिक को समझा था तो हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ा सा निवेश करने की वजह से कितने गुना ज्यादा आय बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर निवेश 100 किया गया है तो उसकी वजह से जो इनकम है वो डबल हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो निवेश करने की वजह से आय बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निवेश कम करने लगते हैं लोग। जब निवेश कम होगा तो उसकी वजह से लोगों की जो आय है वो भी कम होने लग जाएगी। आय कम होगी तो उसकी वजह से वो सामान को कम मांगेंगे, कम सामान मांगेंगे तो इसका मतलब मांग को कम करने लगेंगे, यानी कि जो न्यून मांग है वो कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट है सरकारी व्यय में कमी। कभी कभी जो सरकार होती है वो अपने खर्चे को कम करने स्टार्ट कर देती है। वो उनकी कुछ पॉलिसी रहती है कि इस साल जो बजट है वो इतना है तो हमको इस सेक्टर पे इतना पैसा ही खर्च करना है, तो अलग अलग सेक्टर के लिए जो भी पैसा वो खर्च करती है तो उसको कम करने लग जाएगी। तो जब सरकार अपने खर्चे को कम करती है तो उसकी वजह से, अब जैसे सरकार ही खर्चा करती है तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा आता है। सरकार ने अगर कोई पुल बनवाया तो उसकी वजह से जो जितने भी लेबर वहां पर काम करेंगे, जितने ठेकेदार काम करेंगे, जो भी लोग XYZ है सबका काम चलेगा। लेकिन अगर सरकार खर्चा ही नहीं कर रही है, सरकार कोई पुल नहीं बनवा रही है, सरकार कोई स्कूल नहीं बनवा रही है, सरकार कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा रही है, तो सरकारी व्यय में कमी हो गई है। अगर सरकारी व्यय में कमी हो गई तो लोगों की जो आय है वो भी कम हो जाएगी। अगर लोगों की आय कम हो गई तो इसका मतलब लोग कम व्यय करेंगे, कम मांग करेंगे, और उसकी वजह से न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो गई। तो सरकारी व्यय में कमी की वजह से न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों में कमी। निर्यात का मतलब क्या होता है, जब हमारे देश में कोई सामान ज्यादा उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर के देशों में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमारे घर में भी होता है, जब कभी हमारे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सब्जी बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो अपने पड़ोसी को दे देते हैं कि हमारे यहाँ आज एक्स्ट्रा खाना बन गया है। अब जैसे कोई किसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, जितना उनकी नीड होती है उतना वो गेहूं अपने पास रख लेते हैं, बाकी गेहूं को मार्केट में जाके बेच देते हैं।
तो निर्यात का मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हो कि जब भी कोई एक्स्ट्रा माल बचा हुआ रहता है हमारे पास में, हम उसको बाहर जाके बेच देते हैं। तो ऐसा ही पूरे देश के लेवल पे होता है, जब हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है तो जब वो एक्स्ट्रा लेवल पर हो जाता है, यानी कि जितनी हमारी घरेलू मांग थी वो सब पूरी हो गई है और अब बाहर के देशों में मांग होने लगी उन सब चीजों की, तो हम बाहर के देश में उन सामान को बेचने लगते हैं, तो उसको निर्यात कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि निर्यात कम होने लग जाते हैं, यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे सामान को खरीदना कम कर देते हैं। तो जब भी निर्यात कम होते हैं तो वो एक संकेत देता है कि जो मांग है वो भी कम हो गई है, क्योंकि निर्यात का मतलब क्या है कि हमारे सामान की मांग हो रही है। अगर निर्यात कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि मांग भी कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि आयातों में वृद्धि। आयात का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि आयात, आयात मतलब आना। अगर आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझो कि आयात में देखोगे आप, पहला जो वर्ड है वो है आया। तो आयात का मतलब होता है जब बाहर से देश से हम कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं, यानी कि कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो हम बाहर के देश से हमको आयात लेना पड़ता है, मतलब आयात करना पड़ता है। तो जब भी कोई सामान हम बाहर के देश से मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो आयातों में वृद्धि की वजह से भी न्यून मांग की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के देश से सामान मंगा रहे हैं, अपने देश के अंदर जो भी सामान है उसको नहीं खरीद रहे, तो यानी कि जो हमारा एडी का कर्व है वो कम हो जाएगा, न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कर दर में वृद्धि। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि पहले सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट है जो 5 रुपए का मिल रहा है, तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। अब अगर कोई बिस्किट का पैकेट है उसके ऊपर में कर लगा दिए गए सरकार ने, तो ज्यादा कर लगा दिया, अब वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का मिल रहा है, तो अब क्या होगा, लोग उसको खरीदना धीरे धीरे कम कर देंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया बिस्किट का, ये नहीं है कि बिस्किट के ऊपर ये लागू होगा, ये कोई से भी सामान के ऊपर लागू हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा इजी लेवल से इसको समझने की कोशिश करो। तो कर में वृद्धि की वजह से क्या होगा, न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लोग मांग को कम करने स्टार्ट कर देते हैं। कर बढ़ा देंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो लोग उस सामान को खरीदेंगे क्यों। तो ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने कि न्यून मांग के क्या क्या कारण होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, न्यून मांग के कारण क्या क्या होते हैं। वैसे इसको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जब आप इनको देख लोगे उसके बाद में जब आप रीडिंग करोगे एक बार बुक की, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स में क्या क्या बात बताई हुई है। नेक्स्ट है हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये इस वाली वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें अधिमांग को समझेंगे और अधिमांग में भी ये सारे पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। न्यून मांग की क्या परिणाम होते हैं उसको समझ लेते हैं। न्यून मांग के रिजल्ट ये होते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट है इसका कि इसकी वजह से अल्प रोजगार संतुलन प्राप्त होता है। अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब क्या होता है, दोनों को पहले अलग अलग समझते हैं तो हमें आसानी समझ में आएगा। संतुलन तब प्राप्त होता है जब एडी और एएस बराबर हो। अल्प रोजगार का मतलब कि कम रोजगार पर, यानी कि जैसे सपोज करो अर्थव्यवस्था में 100 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमें काम की जरूरत है और 100 के 100 को काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 100 लोगों को काम न मिल के 80 लोगों को काम मिल पा रहा है, तो 80 लोग ही काम कर रहे हैं और वैसे सिचुएशन में एएस और एडी दोनों बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये अल्प रोजगार संतुलन है, क्योंकि 20 लोग तो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं जिनको काम की जरूरत है लेकिन उनको काम मिला नहीं है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ये होती है अल्प रोजगार संतुलन की सिचुएशन, जहां पर एएस और एडी तो बराबर होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था तो संतुलन पर है लेकिन कम लोगों को ही काम मिला हुआ है, यानी कि अभी रोजगार पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। तो न्यून मांग की वजह से अभी हमने एग्जांपल देखा था कि एक फैक्ट्री में 10 मजदूर काम कर रहे थे, फिर उनमें से 3 मजदूरों को निकाल दिया क्योंकि मांग नहीं हो रही थी। तो जब कभी भी मांग नहीं होती है तो उसकी वजह से अल्प रोजगार संतुलन प्राप्त होता है। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक्स एक्सिस में वाई और जीडीपी यानी कि आय और जीडीपी को दिखाया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर एडी और एएस को दिखाया गया है। 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है एएस का वक्र। इसके अलावा ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको नाम दे दो P, और जो दूसरा वाला है इसको नाम दे दो P1। जो P वाला पॉइंट है एडी को शो कर रहा है, P1 वाला पॉइंट है एडी1 को शो करता है, समग्र मांग वक्र को दिखाता है। अब यहाँ पर ये बात बताइए कि अल्प रोजगार संतुलन होता है न्यून मांग की वजह से। देखो जो न्यून मांग है, पहले मांग इतनी हो रही थी, अब मांग इतनी हो गई क्योंकि यहाँ पर ये डी और एस बराबर है, तो इसकी वजह से आप देखोगे कि अल्प रोजगार स्तर पर संतुलन मिल रहा है। हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि OQ1 जो पॉइंट है ये अल्प रोजगार संतुलन जीडीपी को दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि आप खुद ही देखो एडी और एएस दोनों यहाँ पर बराबर हो रहे हैं और यहाँ पर इसका मतलब संतुलन में है, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा एडी था वो तो यही था, जो नया वाला एडी है वो है नीचे वाला।
तो ये अल्प रोजगार संतुलन जीडीपी को दिखाता है। तो न्यून मांग का क्या परिणाम है कि इसकी वजह से अल्प रोजगार संतुलन होता है। सेकंड पॉइंट है अविस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, यानी कि न्यून मांग की वजह से अविस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। अविस्फीतिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि न्यून मांग का मतलब कम मांग। तो जब कभी भी कम एडी होगा यानी कि कम मांग होगी, उसकी वजह से कम निवेश किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है अर्थव्यवस्था में ज्यादा मांग तो हो ही नहीं रही है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा है ही नहीं, ज्यादा मशीनें लगाने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा लोगों को काम पे रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कम एडी की वजह से क्या हुआ, कम निवेश हुआ। कम निवेश की वजह से क्या होता है, कम उत्पादन होता है। जैसे कम लोग काम पे लगाए हुए तो कम उत्पादन करेंगे वो। अब कम उत्पादन की वजह से उन कम लोगों को ही आय मिल पाएगी, यानी कि जितनी उनको इनकम मिलेगी वो कम कम लेवल पर मिलेगी। तो कम उत्पादन है उसकी वजह से लोगों को कम आय मिली है। कम आय की वजह से क्या होगा, दोबारा से एडी कम हो जाएगा। क्यों, जब लोगों के पास पैसा ही कम आया है तो वो ज्यादा कैसे कर सकते हैं मांग, वो तो कम ही मांग करेंगे। जब उनके पास में थोड़ा पैसा तो थोड़ी तो मांग करेंगे, तो कम आय की वजह से कम एडी दोबारा से हो जाएगा। ये प्रोसेस दोबारा हो जाएगी कि दोबारा कम एडी हुआ है, उसकी वजह से दोबारा कम निवेश होगा, दोबारा कम उत्पादन होगा, दोबारा कम आय होगी। तो ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। यही अविस्फीतिक अंतराल या अविस्फीतिक जाल इसको कभी कभी कह देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है। तो जो पॉइंट न्यून मांग का होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये गैप मैंने आपको भी बताया है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप होता है ये न्यून मांग को दिखाता है। यही जो गैप है यही अविस्फीतिक अंतराल को दिखाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अविस्फीतिक अंतराल कहाँ पर शो करता है, जो ये इनके बीच का जो गैप है ये न्यून मांग को दिखाएगा और ये ही अविस्फीतिक अंतराल को दिखाता है, यानी कि इसको ही हम अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसकी वजह से अब क्या होता है, न्यून मांग का जो तीसरा परिणाम है वो है अवांछित स्टॉक उत्पन्न होता है। यानी कि जब लोग मांग कम कर देते हैं, कम मांग होगी तो उसकी वजह से लोग जो उत्पादक होते हैं उनके पास स्टॉक बचा रहेगा, क्योंकि स्टॉक बिक ही नहीं रहा है। सपोज करो एक उत्पादक है वो 100 सामान का उत्पादन कर रहा है। अब 100 सामान की मार्केट के अंदर डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर एएस और एडी दोनों बराबर है। स्टॉक कितना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो माल बचेगा उनके पास में। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो 100 सामान का उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट के अंदर 80 सामान बिका है, तो 20 सामान बच गए उनके पास में। अब दोबारा से उन्होंने 100 का सामान उत्पन्न किया है, फिर 70 ही बिक पाया, 30 बच गया है। तो ये 30 बच गया, यहाँ पर 20 बच गया, तो टोटल उनके पास में 50 सामान बच गए हैं। तो ये जो 50 है ये अवांछित स्टॉक है उनके पास में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक है जो बिक नहीं रहा है। तो जब भी कभी भी न्यून मांग होगी यानी कि कम मांग होगी तो उसकी वजह से उनके पास में अवांछित स्टॉक उत्पन्न हो जाता है। तो ये अवांछित स्टॉक का मतलब एक ऐसा स्टॉक जिसको वो चाहते हैं बेचना पर वो बिक नहीं रहा है, तो उसकी वजह से वो एक स्टॉक बना हुआ है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि न्यून मांग की वजह से अवांछित स्टॉक भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि लाभ कम होने लग जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब वो लोगों के पास में उत्पादकों के पास में पहले से सामान का भंडार भरा हुआ है तो नया प्रोडक्शन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब नया प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपने प्राइस को कम करने लग जाएंगे। जैसे कोई सामान 10 रुपए का बिक रहा है तो उसको बोलेंगे कि सेल लग गई है 8 रुपए में ले लो इसको। कोई सामान अगर 1000 रुपए का है तो उसको बोलेंगे कि 800 में ले लो या 700 में ले लो, कि एक बार जो पिछला स्टॉक है वो ही बिक जाए जैसे तैसे करके, नया प्रोडक्शन तो बाद में चालू होगा। तो उसकी वजह से लाभ कम होने लग जाएगा लोगों का, जितने भी उत्पादक होंगे उनका, क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड कम है तो जो पिछला स्टॉक है वो बेचने के लिए लाभ को कम करने लग जाते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कम एडी है, यानी कि एडी जो है वो कम हो रहा है तो लोग कम मांग कर रहे हैं। कम मांग की वजह से क्या होगा, कम प्रोडक्शन। कम प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब कम लोगों को काम पे लगाया जाएगा। कम लोगों को काम पे लगाया हुआ है तो इसका मतलब उनको कम सैलरी मिल रही है और भी ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सैलरी भी कम है। अब जब उनको दोबारा से कम सैलरी मिली है तो कम सैलरी में वो दोबारा से कम मांग करेंगे, तो यानी कि दोबारा से जो एडी है वो कम उत्पन्न होगा। तो ये बात आपको पता होगी, कम एडी से कम आय होती है और कम आय की वजह से ही दोबारा कम एडी की सिचुएशन आ जाती है और ये एक जाल की तरह होता है। तो यहाँ पर न्यून मांग के परिणाम हमने समझ लिए। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। यहाँ पर इसका ये वाला डायग्राम है जो आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे इसको बनाया गया है वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो एक बार आप जो बुक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसकी रीडिंग करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षपाठ के साथ। जय हिंद, जय भारत।